वर्क एनर्जी में हम लोग थोड़ा सा फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें और उनके कैटेगराइज करके थोड़ा देखेंगे। आज आपको एक बहुत बढ़िया एवरेज रूल भी बताता हूँ कि क्योंकि हमारे पास ना पांच छह तरह के मेन मेन फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में से कुछ फोर्सेस दे दिए जाते हैं। तो उनका वर्क डन अगर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना आता हो तो फिर हम क्यों झंझट लेंगे इंटीग्रेशन का। तो वो भी आज डील करते हैं। तो हमने एक तो लास्ट क्लास में देखा था कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा में। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट हो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो वर्क डन के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि अगर mg का वर्क डन लेना है तो mg को हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ा सा मतलब देसी छाप सिखा रहा हूं, मतलब आई एम नॉट टेकिंग वेक्टर फॉर्म वेरी सीरियसली। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है और दिस पार्टिकल हैज मास m, और आपको पूछा व्हाट इज वर्क डन बाय mg, तो वो रास्ता कौन सा चला उसकी चिंता नहीं करेंगे। वी विल टेक ओनली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, तो वर्क डन बाय mg विल बी प्लस mgh। व्हाई? बिकॉज mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड, मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली उसको उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, द डिस्प्लेसमेंट विच इज अलोंग द फोर्स। तो एक एग्जांपल और देखो, कांस्टेंट फोर्स का एक एग्जांपल और। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन ऐसे स्मूथ स्फेरिकल सरफेस, या ऐसे करते ये, इट इज अ ट्यूब, ऐसे ट्यूब है विच इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, ये आर रेडियस का ट्यूब। Now this tube is moved with acceleration a horizontally, and there is a small particle which is constrained to move inside the tube. यहां पे एक पार्टिकल हमने ट्यूब के अंदर बिठा दिया। तो जैसे ही एक्सेलरेशन ए से ट्यूब को आगे चलाऊंगा, there will be a pseudo force acting ma opposite to the acceleration of the particle. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जब ये पार्टिकल ऐसे थीटा एंगल डिस्प्लेस होगा तो व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स ma? Since this tube is moved horizontally, तो pseudo force will always act horizontally towards right, क्योंकि pseudo force opposite to acceleration लगेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है what is the work done of this pseudo force from this point to this point। तो आपको केवल ये horizontal displacement देखना है। Since this is a semi circle of radius r, तो ये एंगल थीटा बनाते ही यहाँ पे r sin थीटा का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स ma इज फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। आपको एक्चुअल पाथ ये जो सर्कल में चला उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इफ फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। मैं फिर से बोलता हूं, अगर इस सवाल में पूछा होता mg का वर्क डन बताओ, तो mg वर्टिकल है, तो आपको केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना होता। मतलब this particle is moving from this point to this point on a circular path में चल रहा है, तो I would have displaced by this vertical displace। यहां से यहां आया, वर्टिकली कितना नीचे गया, तो दिस एंगल इज थीटा। ये वाला छोटा लेंथ हो गया r cos थीटा, पूरा लेंथ r है, दिस लेंथ इज r माइनस r cos थीटा। तो वर्क डन बाय mg would have been mg r माइनस r cos थीटा। ठीक बात है। तो बेसिकली मैंने ये सिखा दिया कि वर्क डन अगर कांस्टेंट फोर्स का पूछे तो रास्ता मत देखो, फोर्स का डायरेक्शन में यू टेक द डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाई। ये एक कहानी खत्म हो।
अब यहां पे हमने जो हेडिंग लिखा है वो वर्क डन बाय mg ऑन अ रिजिड बॉडी लिखा है, इसको थोड़ा फिर से देख लेता हूं, डुप्लीकेट कर देता हूं और इसको हटा, ठीक। अब देख, वर्क डन बाय mg और रिजिड बॉडी मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए जैसे एक रॉड, तो देर इज अ रॉड स्टैंडिंग लाइक दिस, फिर मैंने बोला इस रॉड को मैंने गिरा दिया और ये रॉड इज नाउ लाइंग ऑन द टेबल लाइक दिस। रॉड का लेंथ L है, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, तो mg का वर्क डन लेना है, कॉन्सेंट्रेट टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी एट इट्स सेंटर ऑफ मास। अभी क्योंकि सेंटर ऑफ मास मुझे ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स का, बिकॉज वी हैव नॉट डन सेंटर ऑफ मास टिल दैट, तो फिर अभी नहीं पता है, लेकिन लेटर ऑन फ्यूचर में हमें सभी मेन मेन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास पता रहते हैं। तो अभी के लिए मैं कहता हूं कि अगर रिजिड बॉडी आपको यूनिफॉर्म दिखे तो इसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लगा देना, तो आपको पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो फिर टोटल मास मतलब टोटल रिजिड बॉडी acts as a point mass kept at its center of mass। तो हमने देखा कि वैसे तो ये रॉड बहुत बड़ा है, L लेंथ का रॉड है, इसका मास m है, लेकिन पूरे रॉड को उसके मिड पॉइंट पे यानी सेंटर ऑफ मास पे रख दिया है। तो फिर ये सेंटर ऑफ मास अब यहां टेबल पे लेटा हुआ दिख रहा है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन? तो आपने बोला क्योंकि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज L/2। तो वर्क डन बाय mg इन दिस केस इज mg L/2। पूरा m है पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक बार और ट्राई करते हैं। मान लीजिए एक टेबल है जिसके ऊपर एक चेन ऐसे सस्पेंडेड है, चेन ऐसे रखा है, ये चेन है रस्सी की तरह है, इट इज ओवर हैंगिंग द टेबल। मान लो इस चेन का 1/3 लेंथ इज ओवर हैंगिंग एंड 2/3 लेंथ इज लाइंग ऑन द टेबल, और चेन का पूरा मास m है। तो दो तरह के सवाल पूछता हूं कि अगर इस चेन को कंप्लीटली ऑन द टेबल लिया, मतलब वी पुल दिस चेन ऑन टू द टेबल, तो वर्क डन बाय mg कितना हुआ? इसका रिवर्स क्वेश्चन भी वी कैन आस्क, इफ द चेन इज लेफ्ट लाइक दिस, तो हम ऐसे छोड़ दें तो ये चेन विल स्लाइड ऑफ द टेबल, ये ऐसे फिसलता हुआ नीचे आएगा। तो जब चेन कंप्लीटली टेबल के साइड में कंप्लीटली ऑफ द टेबल हो जाएगा, उस समय तक वर्क डन बाय mg बताओ। तो दोनों क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करता हूं, आप एक एक करके सीखिए। तो वर्क डन बाय mg इफ चेन इज ब्रॉट ऑन द टेबल, तो पूरा का पूरा चेन को टेबल पे ला रहे हैं, तो ये चेन का टेबल पे लेटा हुआ पार्ट विल बी लाइंग ऑन द टेबल, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो सस्पेंडेड वाला पार्ट है उसको ही ऊपर लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो हाउ मच इज मास ऑफ दिस पार्ट ऑफ चेन विच इज ऑफ द टेबल? तो ये 1/3 लेंथ है, तो इसका मास भी m/3 हो गया। तो अब इस 1/3 वाले पार्ट को, जो लाइंग ऑन द टेबल उसको भूल जाओ, और जो 1/3 वाला पार्ट है उसका मास लिख दो m/3, तो उसका वेट हो गया mg/3। टोटल मास m है, ये हो गया mg/3, एंड इट इज, इसको इसके मिड पॉइंट पे रख दो। तो जो चेन ऊपर है उसको उसके मिड पॉइंट पे रख दो, लेकिन आगे खिसकाने से वो मिड पॉइंट आगे जाएगा, इट इज नॉट डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। लेकिन ये जो नीचे लेटा हुआ पार्ट है ये ऐसे ऊपर आएगा, तो इट इज ओनली एट L/6 डिस्टेंस बिलो द टेबल। देखो ये पूरा लेंथ L/3 था, मैंने उसके मिड पॉइंट पे इसका मास रख दिया। तो अब नाउ मेरा सवाल क्या है कि दिस पॉइंट मास विच इज m/3 इज पुल्ड अप ऑन टू द टेबल बाय अ डिस्टेंस L/6। ये पूरा L/3 है, तो मास यहां से कोने से L/6 नीचे था, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया L/6, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg/3,
तो वर्क डन बाय mg हो गया -mg/3 इंटू L/6। ये इंटीग्रेशन से भी होगा, लेकिन कभी भी चेन या रॉड या बड़े ऑब्जेक्ट का सवाल हो, डू नॉट इंटीग्रेट, पूरे मास को पॉइंट मास की तरह लेके बस वर्टिकली डिस्प्लेस करो, आंसर आ जाएगा। एक बार और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब की पूरे चेन को मैं खिसका के नीचे ला रहा, तो चेन का डायग्राम ऐसे दिखेगा। तो देख, बस दो डायग्राम हमको इमेजिन करने। सो दिस डायग्राम हैज 1/3 लेंथ lying ऑफ द टेबल एंड 2/3 लेंथ ऑन द टेबल। तो 2/3 लेंथ का मास यहां पे है, उसको लिख दिया 2m/3, और 1/3 लेंथ का मास यहां पे है, उसको लिख दिया m/3। ये L/6 डिस्टेंस बिलो द टेबल। ठीक, अब हमने पूरे चेन को वर्टिकली नीचे खिसका, तो ये पूरा मास हो गया टेबल से नीचे, ये पूरा लेंथ L है, सो दिस लेंथ विल बी L/2 एंड दिस पूरा मास विल बी m। तो 2/3 L को देखो, 2m/3 वाले को, वो पहले यहां टेबल के ऊपर था, अब ये L/6 डिस्टेंस नीचे। तो इसको मैं दो पार्ट में फिर से बोल दूंगा, ये 2mg/3 भी है और mg/3 भी है। देर आर टू पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन दिस। तो 2mg/3 पहले यहां था, अब यहां आ गया, कितना नीचे आ गया, L/2। बट mg/3 वॉज ऑलरेडी L/6 डिस्टेंस बिलो, तो वो L/6 से L/2 पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2mg/3 is L/2 डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ mg/3, एक बार और समझ लेना, ये वाला पार्ट को मैं अलग इमेजिन कर रहा हूं और इस पार्ट को अलग। दिस पार्ट हैज मास 2mg/3, वेट 2mg/3 एंड इट इज केप्ट ऑन द टेबल। तो टेबल से नीचे आएगा तो L/2 डिस्टेंस नीचे आएगा। बट वट एवर पार्ट इज ऑलरेडी हैंगिंग, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी टेबल के नीचे L/6 पे, तो वो L/6 से उठ के पूरा का पूरा मास L/2 पे आया। तो displacement will be, displacement of mg/3 will be L/2 minus L/6। It was already L/6 below and now it is at L/2। तो L/2 पे both masses हैं, तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया L/3। तो नाउ वर्क डन बाय टोटल mg विल बी 2mg/3 इंटू L/2 प्लस mg/3 इंटू L/3। मतलब जितना मास जितना डिस्प्लेस हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट उसी वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देर आर टू ब्लॉक्स, 2mg/3 का अलग ब्लॉक है, mg/3 का अलग है। 2mg/3 भी नीचे आ गया है, mg/3 भी नीचे आ गया, बट mg/3 was already at L/6, from L/6 to it is come down to L/2। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग लिखा, इसका mgh और इसका mgh। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं, सिंस mg इज अ वर्टिकल फोर्स, तो केवल, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है अगर तुम्हें mg का वर्क डन करना बड़े ऑब्जेक्ट पे। कॉन्सेंट्रेट, तो अलग अलग लेंथ है कि भाई थोड़ी लेंथ ऊपर, थोड़ी, तो ऊपर वाले को अलग पॉइंट मास बनाओ, नीचे वाले को अलग बनाओ, फिर दोनों को खिसका के एक जगह ले आओ, या जो भी दिया है। तो आई होप मामला कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम इसको और ध्यान से कर लेंगे। मतलब वी हैव अनदर वे टू लुक एट दिस एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब इसको और ध्यान से देख लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो वो और इजियर बनेगा। लेकिन अभी के लिए इफ यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय mg, और अभी तुमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा एंड यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, तो वर्क डन बाय mg कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्प्लेसिंग और कंसंट्रेटिंग होल ऑब्जेक्ट एट इट्स सेंटर ऑफ मास, और फिर उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लो। ठीक, यहां पे एक फोर्स है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैं ऐसा करता हूं, पहले आपको एक मेथड सिखाता हूं विच आई कॉल, उस मेथड को मैं बोलता हूं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड पहले सीखो।
मैं यही खेल करे जा रहा हूँ बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज W is equal to इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लास्ट क्लास में भी हम इसकी बात कर रहे थे। सो दिस विल बी F cos थीटा dr। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फंक्शन हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि थीटा वेरिएबल हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वेरिएबल विद डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फोर्स इज गिवन एज, जैसे लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, so the displacement, small displacement will automatically be taken as dx I cap plus dy j cap। ये आपको नहीं सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट कहां से लाए। since force is given in terms of I cap j cap, the displacement along I cap will be called dx, displacement along j cap will be called dy। ये तो हमें ऑलरेडी पता है I cap। तो आपको ये लिखना, फोर्स कुछ भी लिखा, फोर्स इफ द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ I j k एंड इट इज वेरिएबल, फंक्शन के हिसाब से लिखा है तो dx आएगा। अब इनको डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट करा तो x dx आ गया प्लस वाई स्क्वायर dy हो गया। इनको इंटीग्रेट कर दिया, मान लो x1 से x2 एंड y1 से y2। ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, कोई कहानी में प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्क डन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो मैंने जो अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है इन वेरियस चैप्टर्स थ्रू आउट द फिजिक्स, तो 4-5 तरह के फंक्शन मुझे मेनली वेरिएबल दिखे। तो मैंने क्या सोचा, अगर फोर्स वेरिएबल है और इफ फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एवरेज वैल्यू ओवर द गिवन इंटरवल, अगर किसी इंटरवल में हम जिस इंटरवल में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें अगर फोर्स का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, नाउ द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज इफेक्टिव कांस्टेंट वैल्यू। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का एवरेज, जैसे किसी सवाल में वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, तो कोई बोलता है वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो उसका मतलब ही यही होता है कि हमने वेरिएबल वेलोसिटी को पूरे इंटरवल के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी इफेक्टिव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स। अगर फोर्स को हमने वेरिएबल से एवरेज में कन्वर्ट कर दिया विच बिकम्स कांस्टेंट फोर्स, तो फिर हमको वर्क डन निकालना बहुत इजी है, क्योंकि अगर फोर्स एवरेज या कांस्टेंट हो चुका है तो फिर उसको इंटीग्रेट करने के बजाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अब यानी डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है इंटीग्रेशन अवॉइड करने का, क्योंकि ज्यादातर फंक्शन हमें जो दिखते हैं वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, 3-4 एग्जांपल लेते हैं। तो किसी भी फंक्शन का मैं आपको एवरेज बताता हूं कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी का मतलब 4-5 जो मेन फंक्शन। तो देखना, इफ एवरेज फोर्स इज F average, then work done will be force average into displacement even if it is a variable force। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, अगर फोर्स F इज इक्वल टू kx प्लस सी है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और आगे भी हम यही पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू, देखो ये यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना हमारा चैलेंज नहीं है, ये वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने का एक तरकीब मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर में जब हम इंटीग्रेशन या कुछ जाने पहचाने फंक्शंस को ही बार बार सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जनरली इजीली सॉल्व कर देगा, या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डायरेक्टली दिख जाएगा। लीनियर फंक्शन है
तो एवरेज वैल्यू विल बी, एवरेज मतलब ऐसे लिख रहा हूं, एवरेज वैल्यू विल बी F1 प्लस F2/2। ऐसा हमने वेलोसिटी में भी लिखा था कि अगर लीनियरली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से वेलोसिटी लीनियरली चेंज होती है तो फुल इंटरवल का एवरेज विल बी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, यानी u प्लस v/2। ये एक बार पढ़ा था, वो भी इसलिए था क्योंकि वहां पे लीनियरली वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता था। तो फॉर एनी टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी विल बी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, यानी कि ऐसे हो जाएगा kx1 प्लस, मतलब प्लस c प्लस kx2 प्लस सी डिवाइड बाई, मतलब यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 हो रहा है तो एवरेज फोर्स विल बी kx1 प्लस सी प्लस kx2 प्लस सी डिवाइड बाई, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय दोनों फोर्स का ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। तो वर्क डन विल बी, ये जो एवरेज फोर्स लिया और उसको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर, ये हमारा आंसर जो निकाला हमने, ये लीनियर फंक्शन के लिए निकाला। एक बार और रिपीट करता हूं, तो वी हैव कुछ जाने पहचाने फंक्शंस, उनमें से अगर लीनियर फंक्शन का वर्क डन पूछे, लीनियरली वेरिएबल या तो लीनियरली डिक्रीजिंग हो या लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन का पूछे, तो आप इंटीग्रेट मत करो, आप इनिशियल फोर्स निकालो, फाइनल फोर्स निकालो, उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज फोर्स हो गया। एवरेज फोर्स को बस मल्टीप्लाई कर दो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो उससे, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये स्प्रिंग में काम आता है। तो स्प्रिंग में हमने देखा, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालने के लिए मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उससे ब्लॉक कनेक्टेड है और स्प्रिंग अभी अपने रिलैक्स्ड लेंथ पे, अगर मैंने ब्लॉक को x आगे खिसकाया तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगने लगेगा kx। अब ये एक वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक को आगे खिसकाओगे स्प्रिंग इलोंगेट ज्यादा ज्यादा होता जाएगा, तो स्प्रिंग अपना फोर्स बदलता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो हमने बोला वेरिएबल फोर्स है, तो इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x के बाद dx देके हम वर्क डन निकालेंगे dx के ऊपर और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन मैंने बोला अगर फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x, यानी स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट 0 से x करने का वर्क डन बताओ। तो मैंने बोला 0 रखोगे तो फोर्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, x रखोगे तो फोर्स का वैल्यू kx आ जाएगा, तो एवरेज फोर्स हो जाएगा 0 प्लस kx/2। और डिस्प्लेसमेंट हुआ है x माइनस 0, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ x, 0 से x जा रहे हैं, तो वर्क फोर्स हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट हो गया x, तो वर्क डन हो गया माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस एवरेज फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर आया माइनस हाफ kx²। ये हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। अब तुम कहोगे इसमें इंटीग्रेशन से भी तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता, लेकिन हमने लीनियर फंक्शन देखते ही इंटीग्रेशन अवॉइड कर दिया। अगर हम x1 से x2 भी जाएंगे तो भी पहला फोर्स हो जाएगा kx1, दूसरा फोर्स हो जाएगा kx2, तो एवरेज फोर्स हो जाएगा kx1 प्लस kx2/2 एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1, तो हाफ kx² माइनस हाफ kx1² माइनस हाफ kx2², ऐसा वर्क डन आ जाएगा। तो अभी और फंक्शन बनाते जाते हैं। तो पहला हमने फंक्शन बनाया लीनियर, दूसरा फंक्शन है f इज इक्वल टू मान लो a बाय kx²। तो जब भी स्क्वायर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, अब ये देखो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, वैसे ये इंटीग्रेशन से बन जाता है आराम से, तो वो मैं मेथड भी बता दूंगा एवरेज कैसे बनाया, बट प्लीज रिमेंबर द एवरेज वैल्यू डायरेक्टली बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है kx², तो इसका एवरेज है kx1² प्लस x2² प्लस x1 x2/3, दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को ले लिया x2 माइनस। एक बार दो ध्यान से देख लो, इसमें हम जा रहे हैं x1 से x2, तो एवरेज फोर्स का आंसर ये, और इस एवरेज फोर्स को डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट मत करो, वर्क डन। एक बार और बोलता हूं, तीसरा
F इज इक्वल टू K बाई एक्स। तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला है K ln x2 बाई x1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे में वर्क डन पूछा जाए तो इसी एवरेज वैल्यू को आपको x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई। चौथा, अगर फोर्स हो K बाय एक्स स्क्वायर तो एवरेज फोर्स का आंसर है K बाय x1 x2। तो वर्क डन का आंसर हो जाएगा एवरेज फोर्स इंटू x2 माइनस x। तो आपने कहा मतलब ये जो एवरेज वाले फॉर्मूले हैं अलग अलग के लिए बस यही याद रखें, ठीक है। तो ये चार बहुत ही फेमस फंक्शंस हैं। ज्यादातर मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/r के फंक्शन बनते रहेंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/r स्क्वायर के फंक्शन बनते रहेंगे, ज्यादातर और भी आगे वाले चैप्टर्स में 1 एफ के इंटू एक्स स्क्वायर जैसे फंक्शन बनते रहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एवरेज वैल्यू ऐसे लिखते हैं, एवरेज वैल्यू को x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ गया। अगर k बाय x का फंक्शन है, एवरेज वैल्यू ये रहा, उसको x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ गया। k बाय एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो उसका एवरेज है k बाय x1 x2, k बाय x1 x2 को x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ गया। तो ये 3-4 रिजल्ट डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अभी मेनली हमारे सामने जो फोर्स दिखेगा, मेनली जो फोर्स दिखेगा वो लीनियर फोर्स है, लीनियरली वेरिएबल फोर्स। तो उसका वर्क डन लिखते समय हम इंटीग्रेशन अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इनिशियल फोर्स निकालेंगे, फाइनल फोर्स निकालेंगे, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और जितना भी चला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, उसको आप पहले समझ लो। एक एग्जांपल लेते, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से है। ये आगे वैसे मैंने डाला हुआ था लेकिन अभी इसको कर लेते। देखो, एक रॉड है मेरे पास, इस रॉड का लेंथ L और मास M। ये टेबल का जो हिस्सा है ये स्मूथ है, स्मूथ, और यहां पे लिखा है x इक्वल टू 0। और इससे आगे टेबल का जो हिस्सा है वो रफ है, और इस जगह पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन। मतलब इस टेबल का राइट साइड का हिस्सा रफ है, लेफ्ट साइड का स्मूथ है। इस रॉड को, जिसका मास एम लेंथ एल है, स्लोली हम स्मूथ पार्ट से रफ पार्ट की तरफ ला रहे हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन टू मूव द रॉड फ्रॉम स्मूथ टू रफ पार्ट कंप्लीटली। अब तुम कहोगे सर हम क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे? तो फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा इस तरफ लाने में इसका द रॉड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ एल, या जो भी चेन है, रोप है, उसको एल डिस्प्लेसमेंट करोगे तो पूरा स्मूथ से रफ आ जाएगा। अभी पूरा स्मूथ में है, एकदम बाउंड्री ऑफ रफ सरफेस है, उसको धक्का देते जाओगे तो रफ में स्मूथ से रफ में आने में यू नीड ओनली डिस्प्लेसमेंट एल। लेकिन जैसे जैसे तुम खिसकाओगे इसका लेंथ ऑन रफ पार्ट will gradually increase and length of on smooth part will gradually decrease। तो स्मूथ पार्ट पे जो लेंथ है उस जगह पर जितना भी वेट है उस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और रफ वाले पार्ट पे जो लेंथ है उसका जो वेट है उसके हिसाब से देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको मूव कर दूं तो पार्शियली दिस चेन विल बी ऑन द रफ पार्ट और पार्शियली विल बी ऑन द स्मूथ पार्ट। अब जो रफ पार्ट है उसका अगर मास m1 है तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m1g को बैलेंस कर रहा है, तो यहां पे फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, यही वाला नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विच इज ऑन द रफ पार्ट। इधर वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m2g को बैलेंस कर रहा है और इस साइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जिस पार्ट पे नॉर्मल mg को बराबर कर रहा है लेकिन इस साइड में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0। जबकि आप देखोगे जैसे जैसे चेन या ये जो रोप है ये इट इज शिफ्टेड टू रफ पार्ट, वैसे वैसे रफ वाले सरफेस का नॉर्मल बढ़ता जाएगा, और नॉर्मल बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने बोला जितना रॉड को अंदर भेजोगे
उतना mg बढ़ेगा, दिस साइड वाला रफ पार्ट वाला mg विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और mg अगर mg बढ़ेगा तो नॉर्मल भी लीनियरली बढ़ेगा। जैसे अगर L/3 लेंथ अंदर भेजेंगे तो M/3 मास आ जाएगा, तो उस पे mg/3 के हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा। अगर L/2 डिस्टेंस आगे रॉड को किसका देंगे तो M/2 मास आ जाएगा। तो तुम बोल रहे हो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर 10 सेंटीमीटर खिसकाओगे तो मास भी 10 सेंटीमीटर के हिसाब से रफ में आएगा। द नॉर्मल रिएक्शन विल बी बेस्ड ऑन द वेट ऑन रफ पार्ट, and the friction force is also dependent on the same normal reaction which is created on the rough part. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे रॉड को चलाते जाएंगे तो रफ साइड में उसका वेट बढ़ता जाएगा, सो नॉर्मल रिएक्शन विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी रफ पार्ट से बढ़ेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स इज लीनियरली, देखो यहां पे तुरंत ही मेरे को समझ में आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स लीनियरली चेंजिंग विद डिस्प्लेस। अब बस डायरेक्ट आंसर मार रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, तो हम लोगों को या तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट x लेके x पे dx डिस्प्लेस करके इंटीग्रेट करना है। लेकिन मैंने कहा हम बहुत चालाक हैं, पहले देखा तो जरा भी रफ पार्ट में लेंथ नहीं था, तो इनिशियल फ्रिक्शन फोर्स इज 0, एंड जब बिल्कुल फाइनल देखा तो कंप्लीट रॉड इज टुवर्ड्स द राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू mg। तो इनिशियल फ्रिक्शन फोर्स है 0, बिल्कुल बाद वाला फ्रिक्शन फोर्स है म्यू mg, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, एवरेज फ्रिक्शन फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट टोटल रॉड को कितना चलाया L, माइनस लगाया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। दिस इज द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको एक बार और थोड़ा इमेजिन करना। अभी इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम, ऐसा कोई घबराने की बात। तो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं चेंज हो रहा, केवल लेंथ के हिसाब से फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है, एंड लेंथ इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जितना डिस्प्लेस कर रहे हो उतना फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, जितना डिस्प्लेस कर रहे हो उतना फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, लीनियरली चेंज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करोगे इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे। ऐसा हमेशा कर सकते हैं। एक बार और, एक चेन ऐसे हमने सस्पेंड किया दैट इट्स, ये सवाल भी एरोडोम में है, अभी आगे भी है। तो ये चेन है, बोल रहा है व्हेन चेन इज सस्पेंडेड बाय, आगे बढ़ता है। हाँ हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ही है, तो चलो मैं पीछे यही कर लेता हूं। तो क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन तो मैं लाया ही हूं, ये वाला हमने कर लिया, लेंथ चलाने वाला। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आराम से पढ़ो और बिना इंटीग्रेशन के ही इसको सॉल्व करके फटाक से आंसर लिखते हैं। लिखा है अ चेन ऑफ मास 0.8 kg, लेंथ 1.5 मीटर, रेस्ट ऑन रफ सरफेस टेबल सो दैट one of its ends hangs over the edge. Chain starts sliding off the table by itself provided the overhanging part equals to x equal to 1/3 of the chain. 1/3 of the chain. What will be the total work done by friction forces acting on the chain by the moment it slides completely off? देखो इस सवाल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि जब चेन का 1/3 लेंथ ओवरहैंगिंग हो जाए तब चेन स्लाइड ऑफ द टेबल स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर कम पार्ट हैंग करोगे तो वेट से चेन विल नॉट मूव, लेकिन 1/3 लेंथ अगर सस्पेंड कर दिया तो चेन ऑटोमेटिकली चलेगा। दैट मींस दिस मास इज m/3 एंड द पार्ट विच इज केप्ट ऑन द टेबल इज 2m/3। अब इसका एबीडी बनाते हैं तो यहां पे नीचे कौन खींच रहा है, mg/3, क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्ट m/3 है, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन किसके वेट से बैलेंस हो रहा है, 2mg/3। तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा म्यू इंटू 2mg/3।
अभी बोल रहा है चेन जस्ट स्लाइड्स, देखो स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टेबल, जैसे ही 1/3 पार्ट सस्पेंड किया तो चलना शुरू किया। जब चलना शुरू करता है तो खींचने वाला फोर्स लिमिटिंग फोर्स के इक्वल कर दो, तो हमारा एक इक्वेशन तो बन गया mg/3 इज इक्वल टू म्यू इंटू 2mg/3। इससे mg/3 काटा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले पार्ट तो सॉल्व करके, मतलब द ओवरहैंगिंग पार्ट को देखते कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल 1/2 आ गया। अब देखो म्यू निकालना एक पार्ट ऑफ द सवाल था, लेकिन दूसरा पार्ट पूछा व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फ्रॉम व्हेन द पूरा कंप्लीटली इट स्लिप्स ऑफ द टेबल। तो अभी टेबल पे कितना पार्ट रखा है 2l/3, इसको पूरा स्लिप ऑफ करने के लिए इस चेन को कितना आगे खिसकना पड़ेगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एंड ऑफ द चेन, व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेन व्हेन दिस कंप्लीटली गोज ऑफ द टेबल। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें दिख गया 2l/3 है, क्योंकि टेबल पे रखा है 2l/3, लेकिन जब 12/3 है तब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू इंटू 2mg/3। मतलब ये वाला जो फ्रिक्शन है वो mg/3 के इक्वल है, क्योंकि म्यू का वैल्यू 1/2 है। सो इनिशियल फ्रिक्शन फोर्स इज mg/3 बिकॉज इट इज बैलेंसिंग mg/3। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं भी निकालते तो भी आंसर निकाल सकते थे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू माइनस इसलिए लगा देंगे क्योंकि चेन चलेगा आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2l/3, बट एवरेज फोर्स कितना है। तो आपने बोला देखो इनिशियल फ्रिक्शन फोर्स है, मैं पूरा ही लिख देता हूं म्यू इंटू 2mg/3, और जब कंप्लीटली ऑफ द टेबल हो गया, टेबल पे कुछ बचा ही नहीं, तो देर इज नो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द टेबल, देर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, तो फाइनल फ्रिक्शन फोर्स इज 0। इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 कर दो और इंटू डिस्प्लेसमेंट 2l/3 कर दो। ये वाला वैल्यू ऑलरेडी mg/3 के इक्वल है, म्यू इंटू 2mg/3 इज mg/3। यहां पे mg/3 लिखा तो माइनस mg/6 क्योंकि 2 भी है इंटू 2l/3, तो आंसर आया माइनस 2 से 3 कैंसिल माइनस mgl/। इसको बड़े बड़े सूरमा इंटीग्रेशन से ही करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा ये मेथड आपके दिमाग में बैठा तो कम से कम लीनियरली वेरिएबल फोर्स के आपको वर्क डन कैलकुलेट, मतलब आगे भी ये जो 4 फंक्शन मैंने दिखाए इसको याद कर लेना, खा जाना कि 1/x² का फंक्शन 1/x1 x2, डायरेक्टली x का प्रोपोर्शनल फंक्शन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, अगर डायरेक्टली x² का फंक्शन तो x1² प्लस x2² प्लस x1 x2/3, तुरंत लिख के फोर्स निकल आएगा और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। चौथा हमने लिखा k/x, ln k बाहर रखो, ln x2/x1 अपॉन x2 माइनस, ये फोर्स लिखो, जितना डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। तो थोड़ा ये 4 चीजें रखो दिमाग में, बहुत बार इंटीग्रेशन से बच लेंगे। लेकिन अगर कोई और फंक्शन आ ही गया, कुछ और वेरिएबल हो ही गया, तो फंक्शन अगर x का है आगे dx बैठाओ, फंक्शन y का है आगे dy बैठाओ। अगर i कैप j कैप k कैप ऐसे लिखा है तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, डॉट प्रोडक्ट करो आंसर। अभी और करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसी कहानी में एक सवाल और करते हैं, इसी कहानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात हो रही, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की। देखो हमने देखा कि इंक्लाइंड प्लेन पर भी बहुत सारे पार्टिकल चलते हैं। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई पार्टिकल ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा हो एंड इंक्लाइंड प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो, इस इंक्लाइंड प्लेन का हाइट h और बेस का लेंथ b है, ठीक है। तो अगर इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना बहुत आसान होता है, ठीक। दूसरा, इवन इफ दिस इंक्लाइंड प्लेन हैज अ वेरिएबल स्लोप और ये जो पार्टिकल है ये ऐसे आ रहा है नीचे वेरी स्लोली। अब मैं आपको फिर से बोलता हूं, इस कहानी में पार्टिकल आ रहा है, तेज आए या स्लो आए, इसमें कोई भी एनी स्पीड, लेकिन अगर सरफेस ऐसे हिचकोले खा रहा है तो पार्टिकल हैज टू कम डाउन वेरी स्लोली, और इवन इफ इट इज मूविंग अप इट शुड मूव वेरी स्लोली। मेरे को लॉजिक ये है कि देखो जब ये ऐसे चलाते हैं ना और कर्वेचर वाले सरफेस पे चलता है
तो ये इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन जैसा पिक्चर दिखाता है। एंड सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग के नॉर्मल रिएक्शन बदल देगा, और नॉर्मल रिएक्शन व्हेन इट इज चेंजिंग तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू एन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगातार चेंज होगा। इंक्लाइंड प्लेन अगर फिक्स्ड एंगल का है तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट एनी पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस mg cos थीटा। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इनटू एन विच इज म्यू mg cos थीटा। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, बट इस केस में फ्रिक्शन फोर्स में बी वेरिएबल। तो वेरिएबल से बचाने के लिए हमने वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तो फॉर वेलोसिटी इक्वल टू जीरो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो कर्वेचर पाथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का खतरा होता है, इसलिए इफ वी आर मूविंग इट दिस ब्लॉक वेरी स्लोली सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसी भी जगह पर mg cos थीटा को ही बैलेंस करता रहे। अब तुम कहोगे सर इस सरफेस पे तो लगातार एंगल चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर इफ वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ dl, यहां पे छोटा सा लेंथ लिए, ये dl है, पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है, दिस लेंथ इज dl। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ के एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, विच इज म्यू mg cos थीटा इज द फ्रिक्शन फोर्स। हर जगह पर थीटा बदल रहा है, कहीं थीटा ज्यादा है, कहीं थीटा कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। तो दिस पाथ हैज वेरिएबल एंगल, लेकिन फॉर एनी एंगल थीटा द फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू mg cos थीटा। अगर मैं यहां छोटे डिस्प्लेसमेंट dl के साथ मल्टीप्लाई करूं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फॉर स्मॉल सेगमेंट dl, तो वर्क डन विल बी dw इज इक्वल टू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा इंटू dl cos 180। मतलब ये cos 180 तो इसलिए लिखा क्योंकि दोनों अपोजिट में, तो वर्क डन आ गया माइनस म्यू mg cos थीटा dl। म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और dl डिस्प्लेसमेंट नीचे। देखो आपको ये आइडिया होगा कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन से वी कैन कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज mg cos थीटा। व्हाई? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी। अगर फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन मतलब एंगल वेरी नहीं कर रहा है और सीधा आ रहा है, तो दिस पार्टिकल इज स्ट्रेट पाथ, और स्ट्रेट पाथ पे सेंट्रीफ्यूगल नहीं क्रिएट होता, कर्वेचर वाले पाथ पे सेंट्रीफ्यूगल लगता है। जहां पे कर्व आ गया वहां सेंटर से बाहर, स्ट्रेट में देयर इज नो कर्व, है ना। तो ये म्यू mg cos थीटा dl लिख दिया, लेकिन dl cos थीटा को ध्यान से देखो तो ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये dl लेंथ है, तो ये जो बेस है इसको अगर मैं dx बोलूं तो ये dl cos थीटा। तो आपने बोला ये dl cos थीटा की जगह अगर माइनस म्यू mg dx लिख दिया, तो जब मैं इस dw को इंटीग्रेट करूंगा तो फिर केवल dx dx ऐड होके बेस के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो बेस लेंथ अगर b दिया है तो इसमें भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन कमिंग डाउन इज माइनस म्यू mg b, और इसमें भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस कहानी में भी माइनस म्यू mg। देखो यहाँ पे आ रहा है माइनस म्यू mg dx, बट dx 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 सबके हॉरिजॉन्टल टुकड़े के कंपोनेंट ऐड कर देंगे, सो द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी बेस का लेंथ। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, फॉर्मूला होता है व्हेन वी हैव बेस का लेंथ इन द क्वेश्चन। तो कभी कभी सवालों में बेस का लेंथ दे देते हैं और इंक्लाइन प्लेन पे चला देते हैं, तो म्यू mg इंटू बेस। बट सीधा आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है, सीधा आएगा तो यू जस्ट हैव टू राइट म्यू mg इंटू बेस, चाहे फास्ट आए या स्लो आए। लेकिन अगर कर्वेचर वाले पाथ पे आएगा तो इट हैज टू मूव स्लो। ये अभी एक सवाल में क्वेश्चन में करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के एग्जाम्पल मैंने छाट लिए हैं जिससे कि कुछ क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व हो जाए। फ्रिक्शन का वर्क डन का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है आगे। हाँ ये रहा, ये भी रुडोव का क्वेश्चन है। लिखा है बॉडी ऑफ मास m इज स्लोली हाउल्ड
the hill by a force F which at all points directed along the tangent to the trajectory. देखो बोल रहे हैं एक हिल है टेढ़ा मेढ़ा और इस पे स्मॉल पार्टिकल पे एक फोर्स ऐसा लगाते हुए ले जा रहे हैं विच इज एक्टिंग ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. फोर्स का वैल्यू नहीं दिया बट दिस फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग दिस ब्लॉक अलोंग द सरफेस और यहां टॉप तक ले गए. इस बिल्डिंग की हाइट h है और इसका बेस का लेंथ l. ठीक है. हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ा है मैंने, एक बार यही सवाल. ठीक है. तो अगर मैं क्वेश्चन केवल यही पूछता वर्क डन बाय mg बताओ और वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि स्लोली चल रहा है और टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg cos थीटा. तो यहां पे cos थीटा वाले सारे कंपोनेंट ऐड करेंगे तो वर्क डन बाय mg विल बी, देखो mg नीचे लगता है डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया माइनस mgh लिखिए. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी माइनस म्यू mg इनटू बेस और बेस का लेंथ इस क्वेश्चन में लिखा है l, तो यहां पे हो गया माइनस म्यू mg इनटू l. तो ये फ्रिक्शन फोर्स वैसे तो हर जगह वेरिएबल है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हर जगह वेरिएबल है बट उसका डीएल कॉस थीटा कर रहे हैं तो बेस का लेंथ के बराबर होता है. तो तुमको कॉस थीटा कैसे बदल रहा है इसकी भी चिंता नहीं करनी है. इवन इफ दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव एंड वेरिएबल फोर्स इसका वर्क डन सॉल्व बड़ी आसानी से हो रहा है. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमारा जहर है. लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में या इस तरह के एग्जांपल में व्हेन इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन और गोइंग अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और किसी भी पहाड़ पे ऐसे चला रहे स्लोली लेकिन और टेंजेंशियल फोर्स से, तो फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. तो क्वेश्चन में वैसे तो वर्क डन बाय फोर्स है पूछा है लेकिन हमने अभी नहीं सॉल्व किया. अभी हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय mg सॉल्व कर दिया. ठीक है. इसका भी लॉजिक अभी सिखाएंगे. दो चार वर्क डन और देख लेते हैं. तो आज मेरा प्रॉमिस था कि अलग अलग टाइप के वर्क डन कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा. तो फ्रिक्शन का वर्क डन कभी भी क्वेश्चन में पूछे और इंक्लाइन प्लेन से ऊपर नीचे जा रहा है तो आप बेस का लेंथ लिख दो, कहानी खत्म कर लो. बेस का लेंथ मल्टीप्लाई करो म्यू माइनस म्यू, माइनस लगा ना क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ऑपोजिट इन केस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब इस सिंपल एग्जांपल में. ठीक है. अब लिखा है वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स. तो सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं? अगर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट जैसे ओरिजिन, अगर फोर्स लगातार किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ही लग रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का होता है तो वो किसी पार्टिकल को भी अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ सेंट्रल फोर्स. सारे के सारे सेंट्रल फोर्स एक अलग नेचर के होते हैं, उस नेचर को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. तो सेंट्रल फोर्स आर ऑलवेज कंजर्वेटिव. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ या ओरिजिन की तरफ होगा. देखो ध्यान से, अगर मान लो ये ओरिजिन है और तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहां रखा है तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है बट डायरेक्शन विल आइदर बी टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम. लेकिन ये अगर टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो फोर्स में जैसे ये पोजीशन वेक्टर आर है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा फोर्स विल बी समथिंग माइनस आर कैप. ये इसको समझना, यहां पे समथिंग में मैग्नीट्यूड है और माइनस आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कभी भी ऐसा फोर्स दिखे जिसमें तुम एक्स एक्सिस में हो तो फोर्स या तो एक्स में लग रहा है या माइनस एक्स में. अगर तुम वाई में हो तो फोर्स या तो माइनस वाई में लग रहा है या प्लस वाई में. मतलब जहां हो फोर्स ओरिजिन से या तो अवे लग रहा है या टुवर्ड्स द ओरिजिन लग रहा है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव. यहां पे लिख दो सेंट्रल
force is always a conservative force. और कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. तो किसी भी रास्ते से चलाया जाए ऑब्जेक्ट को, आपको वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट मिलेगा और ओरिजिन से डिस्टेंस के ही हिसाब से बनेगा, मतलब पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन. तो इफ फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स स्लैश अवे फ्रॉम ओरिजिन, then its work done is always, अगर फोर्स वेरिएबल भी है तो हम उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे और हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे. R2 माइनस एवरेज फोर्स इनटू R. किस रास्ते से गया, पाथ पे डिपेंड नहीं करता. कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात यही है कि उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता. ये हम आगे और डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे इसकी. बट हमारे पास दुनिया में कुछ ऐसे फोर्स हैं जिनका हम वर्क डन बोलो भाई इस यहां से ए से बी जा रहे हैं, इस रास्ते से गए तो भी वर्क डन 10 जूल, इधर से गए तो भी 10 जूल, सामने से गए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन. अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो mgh, ऊपर से नीचे आ रहे हो mgh, ऊपर से नीचे आ रहे हो mgh. तो इस तरह के कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दो पॉइंट्स के बीच में सेम हो जाता है. तो यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग द पाथ है. जैसे अगर मान लो एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, एग्जांपल ले लेता हूं. तो वैसे तो एक दो एग्जांपल मैं लेके आया हूं इसके, तो वो भी करेंगे अभी, और एक दो कंजर्वेटिव के भी करते हैं. आज हम लोग वर्क डन पे ही बात कर रहे हैं बस. देखो अब हमारा जो अभी का एग्जांपल है वो ये है कि मान लो फोर्स दिया F इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर. ये बहुत फेमस फोर्स है के बाय आर स्क्वायर, और यहां लिखा है आर कैप. के बाय आर स्क्वायर आर कैप, या उसको और बदल देता हूं, के बाय आर स्क्वायर ही क्यों लेना, कुछ भी ले लेते हैं. तो हमने लिख दिया के आर और आर कैप, ऐसे लिख दिया. एक एग्जांपल, फोर्स का वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के साथ भी बदल रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम ओरिजिन. और फिर पूछा फाइंड वर्क डन फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, ऐसे वर्क डन पूछ. अब तुमने बोला फोर्स तो फंक्शन r का है, तो कोई बात नहीं. अगर एक पार्टिकल x1 y1 पे है होगा तो ओरिजिन से कितना दूर होगा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. और जब x2 y2 पे पहुंचेगा तो उसका r2 डिस्टेंस कितना होगा, r2 डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. तो आपको ऐसे सोचना है कि ये अलग पॉइंट नहीं है, यहां पे r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस में बस चला दो. करेक्ट. तो r2 डिस्टेंस हमें पता चल गया और r1 डिस्टेंस भी हमें पता है और फोर्स का वैल्यू भी पता है. तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं. क्वेश्चन में लिखा है फोर्स का फंक्शन है के आर. तुमने बोला ये लीनियर फंक्शन है, ये तो डायरेक्शन हो गया के आर. ये डायरेक्शन देख के ही मुझे पता चलता है ये सेंट्रल फोर्स है. और सेंट्रल फोर्स में किस पाथ से जा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिन से कितना दूर जा रहे हैं बस इससे फर्क पड़ेगा. कितना दूर, ओरिजिन से कितना दूर जा रहे हैं. तो पहले ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे थे, फिर हम सीधा खिसक के r2 पे चले गए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गया. लेकिन वो तो अलग पाथ था, वही तो मैं सिखा रहा हूं कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा. तो यू जस्ट हैव टू मूव फ्रॉम r1 डिस्टेंस टू r2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे. तो एवरेज फोर्स इज के r1 प्लस r2 बाई 2 इंटू r2 माइनस r. तो हमारा जो वर्क डन आया, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो के r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाई 2, ये हमारा वर्क डन हो गया. अब इसमें r1 की जगह क्या रख दूंगा और r2 की जगह क्या रख दूंगा, तो वर्क डन का आंसर हो गया के बाई 2. r2 की जगह आई एम पुटिंग x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस r1 की जगह रहेगा x1 स्क्वायर प्लस y1. ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही सस्ते में आ गया.
कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, कोई जहर सॉल्व नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली कर। तो थोड़ा दिमाग ओपन रखना। अगर आर कैप किसी फोर्स में दिखने लगे, आर कैप, तो समझ जाना ये सेंट्रल फोर्स है। आर कैप हो, माइनस आर कैप हो, आगे कोई भी फंक्शन हो, उसका एवरेज लिख लो, ठीक है। लेकिन तुम कह सर हमको अगर एवरेज लिखना नहीं है, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, तो यार डी आर लगा के इंटीग्रेट, आर का फंक्शन है ना, डी आर लगाओ, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। पाथ मत देखो, रास्ता कहां से कहां जा रहा मत देखो, ओरिजिन से डिस्टेंस देखो बस, ठीक। ठीक। तो ये हमने लिखा के आर। एक और एग्जांपल करते हैं इसी सेंट्रल फोर्स का, लेकिन सेंट्रल फोर्स में एग्जांपल समझ लेना पहले। पेस्ट कर दिया और इसी को डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। फोर्स किस तरह का फंक्शन हो सकता है, मैंने चार बोले, अगर चार में से कोई वेरिएबल फंक्शन है तो आराम से हो जाएगा। देखो मैंने बोला ओरिजिन पे एक चार्ज Q1 है जो फिक्स्ड है, उसके सामने एक चार्ज Q2 है जो कि फिक्स्ड नहीं है, इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन R1 है। फिर मैंने Q2 को उठा के यहां ले गया और फाइनल सेपरेशन कर दिया R2। तो तुमने बोला ये जो Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है ना, ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये फिक्स्ड चार्ज। तो हम किसको चला रहे हैं, केवल इस Q2 को, यहां से यहां खिसका रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई यहां से यहां क्यों खिसका रहे, तो तुम इसको R1 से R2 डिस्टेंस डायरेक्टली खिसका दो, पहले कितने डिस्टेंस पे R1 और फिर खिसका दो R2, बस ऐसे किसी भी रास्ते से जाए आपको ओरिजिन से गैप बढ़ा देना बस। तो एक चार्ज को ओरिजिन पे लिया, इनिशियल चार्ज R1 पे है, फाइनल चार्ज R2 पे गया, तो R1 से कितना डिस्प्लेस हुआ, R2 माइनस R। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले R1 डिस्टेंस पे था, फिर R2 पे। तो फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन द चार्जेस शायद आपने सुना हो, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी पढ़ा नहीं, बट फोर्स का फॉर्मूला इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बट ये रिपल्सिव फोर्स होता है या अट्रैक्टिव होता है, मतलब जिस जहां पे रखोगे उससे चार्ज की तरफ आएगा या चार्ज से आगे जाएगा। इस चार्ज को अगर ओरिजिन पे ले लिया तो या तो ये रिपेल करेगा अपने से दूर या अट्रैक्ट करेगा, मतलब तुमने बोला केवल इसी पॉइंट की तरफ फोर्स लगेगा या इससे अवे। नाउ दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब दो तरीके हैं, इसके आगे dr लग के R1 से R2 इंटीग्रेट कर दो, लेकिन तुमने बोला सर 1/r स्क्वायर का तो एवरेज ही हमारे पास है, तो एवरेज फोर्स को बस R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वर्क डन आ जाएगा। देखो कर रहे हैं एवरेज फोर्सेस, K Q1 Q2 इज अ कांस्टेंट, उसमें कुछ चेंज नहीं है, लेकिन 1/r स्क्वायर का एवरेज है R1 R2, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, और उसको बस R1 R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई किया, ये वर्क डन आ गया। ये हमने लिखा एवरेज फोर्स, लेकिन 1/r स्क्वायर का एवरेज लिखा था 1/r1 K Q1 Q2, ये कांस्टेंट हो गया अपॉन 1/r1 R2 तो माइनस R1 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीजें सीख रहे बच्चों, एक आज अगर वेरिएबल फंक्शन मेरे सामने आ रहा है तो मैं उसको डायरेक्टली कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके उसको बिना इंटीग्रेशन से एवरेज बना के डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक। दूसरा, क्योंकि यही चार पांच तरह के फंक्शन ही पूरे फिजिक्स में चलते जाते हैं भाई, मतलब मोस्ट पॉपुलर है ना, तो कम से कम जो बिल्कुल घिसे पिटे सवाल हैं वो तो हमको टेंशन नहीं है, उसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। और दूसरा, फोर्स अगर मतलब टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट चल रहा है, इस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। एक एग्जांपल और देखो, मेरे पास एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पे आई हैव मास m, इस मास m को मैंने एक धागे से बांध दिया, ये एक थ्रेड लिया और थ्रेड को ऐसे पकड़ के यहां से खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक। ये जो थ्रेड है ये इस रास्ते पे बंधा हुआ है, लेकिन ये सर्कुलर ट्रैक है। Now I am applying a constant force of 10 न्यूटन at this end, ये धागे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, रेडियस का वैल्यू 2 मीटर है, यहां भी रेडियस का वैल्यू 2 मीटर है,
तब लेकिन क्वेश्चन पूछा है, ये फोर्स एफ बोल देता हूं, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक। ठीक, तो देखो ब्लॉक जब यहां से चलते हुए आएगा तो अभी ब्लॉक और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट रास्ते के अलोंग होगा और फोर्स ऐसे लगेगा, तुम बोलोगे सर इस समय एंगल 45 है, लेकिन जब ब्लॉक थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लगातार चेंज होने लगेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर्कल के अलोंग, फोर्स लग रहा है एज के अलोंग, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लगातार चेंज होता जाएगा, ये थीटा बदलता जाएगा। यहां 45 है, वहां 0 है, थीटा 45 से 0 एंगल की तरफ चेंज होगा। तो तुमने बोला सर ये तो फोर्स तो वैल्यू कांस्टेंट लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल लगातार इज चेंजिंग, तो इसमें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बुक्स में ये इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन धागा नहीं भी लगाओ तो भी इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करते हैं लोग, कि यहां पे अगर पहुंचेगा तो फोर्स लगेगा इधर, ये 10 न्यूटन फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द सर्कल, तो दिस एंगल इज अ वेरिएबल एंगल। तो जनरल एंगल लेके फिर जनरल सॉल्व करके इंटीग्रेट करना पड़ता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जब फोर्स हमेशा यहां पे एक पॉइंट को ले लिया ओरिजिन इसको, तो ये फोर्स जब यहां पे पार्टिकल है तो भी ओरिजिन की तरफ लग रहा है, यहां पहुंच गया तो भी ओरिजिन, यहां पहुंच गया तो भी ओरिजिन, यहां पहुंच गया तो भी, तो दिस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स अ पॉइंट, दिस फोर्स इज एक्टिंग एज, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स, ये पॉइंट को ओ बोल दिया है, ऑलवेज टुवर्ड्स ओ, तो एक्टिंग एज सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी बस आपको यूज करनी है। सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है बस उसी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो यहां पे पहले √2r डिस्टेंस पे है, और जब ये यहां पहुंच जाएगा ऊपर तो ओरिजिन से 0 डिस्टेंस हो जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, r2 माइनस r1, तो √2r माइनस 0, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन है, क्योंकि इसमें तो 10 ही दिया है, तो हमें इसको एवरेज लेने की भी जरूरत नहीं है, तो वर्क डन डायरेक्टली आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कहीं बीच में भी होता तो भी हम पता लगा लेते अभी ओरिजिन से कितना दूर है, मतलब ओरिजिन से पहले √2r है, बाद में ओरिजिन से कोई मान लो r1 डिस्टेंस पे है, तो केवल डिस्प्लेसमेंट ले, √2r माइनस r1 से मल्टीप्लाई कर। आई होप आपको कहानी ये समझ में आ रही कि अगर फोर्स लगातार एक ही पॉइंट की तरफ लगे तो बस ओरिजिन से कितना दूर है उसी डिस्प्लेसमेंट को लेके इनिशियल सेपरेशन, फाइनल सेपरेशन, r2 माइनस r1 इंटू एवरेज फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है तो एवरेज बनाओ, और वेरिएबल भी नहीं तो खाएगा एवरेज बनाओ, फिर तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो जैसे आ, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में, हाँ फंक्शन देख लेते, देखो फंक्शन भी है हमारे पास, देखना दो तरह, सॉरी लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन एक्स वाई स्पेस इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 3xi कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर। ऐसे एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो यहां पे लिखा 3xi कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स कॉमा वाई। तो मैंने क्या मान लिया कि अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और ये एक्स कॉमा वाई के किसी पॉइंट पे है, तो इसका ओरिजिन से वेक्टर आर कितना है, तो आप कहेंगे वेक्टर आर में एक्स आई कैप होगा और वाई जे कैप, तो वेक्टर आर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एंड वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो ऊपर है 3 वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर का पावर 3। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दे तो
3/r² इंटू वेक्टर r/r। ये वेक्टर r बाय r हो गया r कैप, वेक्टर ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो तुम्हारा फोर्स हो गया r कैप यानी सेंट्रल फोर्स। तो जब भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर आई कैप नहीं, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप नहीं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे सिंपल प्यारा दिखे एकदम गुदगुदाता हुआ, तो आप उसको तुरंत वेक्टर आ लो तुरंत। तो ये 3/r² इंटू आर कैप हो गया। ये कुछ बना नहीं, हम लोग इसको ओरिजिन से नहीं चलते, फ्रॉम x1y1 टू x2y2 करते तभी कुछ बने। x1y1 टू x2y2 ओरिजिन नहीं, क्योंकि 1/r² है, r0 डालेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ अभी वर्क डन निकालेंगे तो 3/r² का एवरेज क्या होगा, 3/r1r2, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r2 माइनस r1। ये हमने एवरेज मेथड अलग से लगाया, ये केवल चालाकी हम जानते हैं और फिर दुनिया में कोई नहीं जानता कि 1/r² दिखे फोर्स में, सो एवरेज वैल्यू विल बी 1/r1r2। तो 3/r² इज 3/r1r2 इंटू r2 माइनस r। देखो ये मैथमेटिकली चालाकी आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो तुम इंटीग्रेट करो, जैसे 3/r² और आगे dr डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट करो, कहां से कहां था, r1 से r2। अब रास्ता मत देखो क्योंकि ये एक सेंट्रल फोर्स है और सेंट्रल कंजर्वेटिव होता है, तो x1 y1 से x2 y2 गए, किस रास्ते से गए डज नॉट मैटर। तो r1 से r2 सीधा चले गए, बस एक डिस्टेंस r1 है दूसरा r2, तो r1 से r2 इंटीग्रेट करेंगे, वर्क डन। तो 1/r² का इंटीग्रेशन होगा -1/r, और इसका इंटीग्रेशन लिमिट चलेगा r1 से r2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, माइनस लगा है तो 1/लोअर लिमिट माइनस 1/अपर लिमिट हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको एलसीएम ले लोगे तो 3r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। तो ये पूरा इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में था, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बार बार जब एवरेज 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 एवरेज, बहुत सारे चैप्टर्स में, मैं आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में वेरिएबल फोर्स देखूंगा, मैं लिखूंगा इसका एवरेज लगाओ, तो आपका दिमाग चमकने लगेगा। बहुत बार आप कहेंगे सर ये एवरेज लिया और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल से, तो कई बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक। और 4-5 टाइप के फोर्सेस आर अवेलेबल, ज्यादा क्वांटिटी, ठीक। अब जरा एक जनरल बात लिखते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इफ देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स जो कि सेंट्रल फोर्स के टर्म्स में नहीं दिया है, अभी जो सेंट्रल फोर्स है उसमें आर में कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन, तो 1/r या जो भी आर कैप में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा लगा, एक्स आई कैप प्लस वाई, इतना सिंपल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन समथिंग। ऐसे फंक्शन प्यारे हैं तो फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप को तुम वेक्टर आर लगा दोगे तो पूरा फंक्शन आर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के, but it is not directly written as x I cap plus y j cap, we cannot convert directly into vector r। तो फिर आपको कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसे निकालना है, मेनली मिक्सिंग वाले। if there is a conservative force given as f is equal to y I cap प्लस एक्स जे, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो मुझे पता है कंजर्वेटिव, करेक्ट। पूछा गया है फाइंड वर्क डन फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, ऐसे पूछा है क्वेश्चन। ये कंजर्वेटिव है, ये मुझे पता है, ठीक है। आपको या तो पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। एक, ये क्लियर करना, मतलब ये सर्टेन हो जाना कि इफ दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये एक पार्ट है, और दूसरा कंजर्वेटिव है तो वर्क डन क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन कैसे निकालें, ध्यान से देखना।
क्योंकि एक बार करेंगे, ये बार बार आएगा नहीं, इसलिए एक बार सीख लेंगे। इसमें एक बहुत ही नकली तरीका मैंने निकाला है, हालांकि इसको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता फर्स्ट ईयर में, डाइवर्जेंस जीरो करना, मतलब डेल क्रॉस एफ जीरो करना, ऐसा तरीका है। लेकिन मैंने एक ऐसे देसी छाप तरीका बनाया है कि अगर तुम नॉर्मली वर्क डन निकालो और फोर्स वेरिएबल हो, तो डिस्प्लेसमेंट को, सिंस फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, so you just have to write displacement as dy dx I cap, even if it is y I cap written, तो भी dx I cap plus dy dx। इसको डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा i से i मल्टीप्लाई, i से i कैप से i कैप वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, j कैप से j कैप वाला। ये दो आ गए। अगर दोनों का इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन इज अ नकली टर्म, इट इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स या मैथ्स में भी, लेकिन हमने इसको पार्शियली इंटीग्रेट करा चुपचाप, किसी को नहीं बताया, और दोनों चीजें सेम आ गई। इफ सेम, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर सेम आ गई तो पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब है जब x को इंटीग्रेट करोगे तो y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, व्हेन y विल इज इंटीग्रेटेड x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो y बाहर आ गया, dx इज इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और x बाहर आ गया तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। सो दिस बिकम्स x इंटू वाई, दिस ऑल्सो बिकम्स x इंटू वाई। तो हमने इसका आंसर भी वर्क डन का x इंटू वाई ही हो जाएगा। अब इसकी लिमिट चल रही है x1 y1 से x2 y2, तो वर्क डन का आंसर हो जाएगा x इंटू वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर, x2 y2 माइनस x1 इंटू y1। जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर मिक्स्ड इंटीग्रेशन, देखो अगर इंटीग्रेशन में लिखा है x dx, अरे x dx लिखा है तो वो इंटीग्रेट हो ही रहा है ना, उसको पार्शियल इंटीग्रेट क्यों करोगे? x dx तो इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2। अगर लिखा y स्क्वायर dy, y स्क्वायर dy तो इंटीग्रेट हो रहा है, वो थोड़ी ना पार्शियल इंटीग्रेट। इफ दे यू कैन नॉट इंटीग्रेट, यू ट्राई पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी एक टर्म को कांस्टेंट मान के केवल dy dx वाले को इंटीग्रेट करो। अगर इंटीग्रेट करने से दो बार सेम आ जाए, एक्स वाई का फंक्शन दो बार, तो जो आंसर आया इंटीग्रेशन का वही तुम्हारा आंसर है, और फोर्स कंजर्वेटिव हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर दोनों अलग अलग आ जाएं तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, और ना तो पहला इंटीग्रेशन आंसर माना जाएगा ना दूसरा इंटीग्रेशन आंसर माना जाएगा। इन दैट केस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, और फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव होता है तो उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। तो फिर क्वेश्चन में कोई ना कोई पाथ दिया होगा, फिर उस पाथ की इक्वेशन से सॉल्व होगा। आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द आइडियाज, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। एक ही बार करेंगे क्वेश्चन, हजारों सवाल नहीं होते इस तरह के, है ना। देखो क्वेश्चन लिखा है -2 + 2y -2x + 2y आई कैप 2x - y स्क्वायर j कैप, फोर्स दिया है, पूछा है फाइंड वर्क डन। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, ऐसे, ठीक। तो वर्क डन के लिए, वर्क डन इज इक्वल इंटीग्रेशन, अब देखो यहां लिखा है -2x + 2y, ये पूरा था आई कैप में, आगे dx लगाया क्योंकि डॉट dx, प्लस इंटीग्रेशन 2x - y स्क्वायर आगे लगाया dy, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग j कैप। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -2x dx प्लस 2y dx प्लस 2x dy माइनस y स्क्वायर dy, चार इंटीग्रेशन हो गए। लेकिन जो हो सकता है वो तो हो ही गया, आपको हर एक में पार्शियल इंटीग्रेशन ही घुसाना। देखो -2x dx, बच्चा भी बोल रहे सर x dx तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा ना, इसके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन थोड़ी ना है, ये तो हो रहा है, तो ये हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। लेकिन ये y dx हो गया पार्शियल,
ये एक्स डी वाई हो गया पार्शियल, वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, अरे ये तो होवत है, हो रहा है। So if it is already possible to integrate because function and the derivative term is same, y dy, sin y dy, sin x dx, cos x, वो तो ऑलरेडी है, जो है तो है, और जो नहीं है उसको इंटीग्रेट करके देखो। दो देर आर टू पार्शियल इंटीग्रेशन टर्म्स, तो जो हो रहा है उसको इंटीग्रेट कर देखो, यहां पे इंटीग्रेट करते तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, गायब हो, स्क्वायर बाई टू करा, टू से टू कट गया, इसको इंटीग्रेशन कर दिया x1 टू x2 बिकॉज दिस इज ओनली x प्लस ये दो बार एक्स वाई एक्स एक्स वाई, ये दोनों मिला के एक टर्म, इसका इंटीग्रेशन विल बी x1 कॉमा y1 टू x2 कॉमा y प्लस सॉरी माइनस y स्क्वायर dy इज y क्यूब बाई 3 एंड दिस इंटीग्रेशन इज ऑलरेडी डन बिकॉज इसमें कोई पार्शियल नहीं, तो पार्शियल में दो वेरिएबल हैं तो यू विल गेट टू टर्म सेम, सेम हो गया तो ओके हो गया। अगर सेम नहीं आता, ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, तुम कहते बर्बाद हो गए। नाउ वी कैन नॉट सॉल्व पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन, द पाथ ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग हैज टू बी गिवन, यानी एक रास्ते पे जिस पे पार्टिकल ले जाओगे उसके हिसाब से वर्क डन अलग आएगा। डायरेक्टली x1 टू x2 y1 टू y2 आंसर नहीं निकाल सकते, पाथ हैज टू बी गिवन। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्वेश्चन पहचानने का यह भी एक कला है कि अगर पाथ दिया है तो चांसेस हैं कि वो नॉन कंजर्वेटिव हो, लेकिन कंजर्वेटिव में पाथ दे दिया तो आप एक बार चेक कर लो, इफ इट इज डायरेक्टली गेटिंग इंटीग्रेटेड और फंक्शन सेम आ रहा है तो फिर पाथ लगाने की जरूरत, डायरेक्टली देखो इसमें किसी भी रास्ते से लेके जाते आंसर आ जाता। देखो यहां पे लिख रहे माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ये इसका वर्क डन हो गया, प्लस 2x2/2 माइनस x1/1, ये इसका वर्क डन हो गया, माइनस y2 क्यूब बाई 3 प्लस y1 क्यूब बाई 3, ये सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर, ऐसे लगाओ आंसर आ गया है x1/1 से x2/2। एक बार चेक कर लेना, द क्वेश्चन इज सॉल्व बाय मी। आप क्या करना, क्लास के बाद कल परसों कभी भी समय मिले 15-20 मिनट्स ओनली, यूज 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम टू रिवाइज दिस कंप्लीटली। एक एक सवाल को ध्यान से देख, एक एक सवाल नगीना है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड देखो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ऊपर नहीं जा रहा हूं, जेई एडवांस लेवल इसको मैच करेगा या इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। सो अगर तुमको ये सब आ रहा है सॉल्व करना, दैट मीन्स यू हैव अ फेयर चांस, सिलेक्शन का बहुत ही अच्छा चांस बनेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, a इंटू समथिंग, b इंटू समथिंग और ये समथिंग समथिंग, तो मैंने इसको पहले तो ओपन कर दिया, तो ये माइनस a बाहर से ओपन करते रह रहे हैं, तो ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर भी अंदर भी वही मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस ए बी, इधर से भी मल्टीप्लाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने देखा जब x और y एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो वेक्टर r इज डायरेक्टली रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे, एक बार चेक करना बनता है वरना हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते बट चेक करते, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप मतलब ये वेक्टर r हो गया, प्लस ए बी इंटू एक्स आई कैप वाई जे कैप मतलब ये वेक्टर r हो गया और ये डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसमें केवल डायरेक्शन बचा और इसमें वैल्यू माइनस ए आर इंटू आर कैप प्लस ए बी ओनली आर कैप, तो इसमें ये जो वैल्यू ए बी है ये कांस्टेंट हो गई और इसमें ये जो वैल्यू है ए बी ये मतलब ए आर ये लीनियरली वेरिएबल हो गई, आर का पावर 1 है, फोर्स आ चुका है, ये फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स में डिस्प्लेसमेंट की चिंता नहीं करते, केवल ओरिजिन से कितना खिसके उतना ही मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां लिखा है b/2, 0 to 0, 3, पहले ओरिजिन से कितना दूर हो b/2,
और बाद में ओरिजिन से कितना दूर हो 3b/2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 इज b। ठीक, अब इसको देखो, इसमें r के टर्म्स में चल रहा है। पहले देखो r1 का वैल्यू है b/2 और r2 का वैल्यू है 3b/2, बस उतना ही बोलना है। कहां से कहां जा रहे हैं बस वही है, 3b/2, b/2 से 3b/2। कौन से एक्सिस पे डज नॉट मैटर, किस डायरेक्शन में डज नॉट मैटर, ओरिजिन से कितना दूर है, बस उतना ही देखना है। तो ए आर की जगह 3b/2 रखेंगे तो ए 3b/2 हो जाएगा, आर की जगह b/2 रखेंगे तो ए b/2 हो जाएगा। तो माइनस रखो बाहर और लिखो माइनस ए रखो बाहर और लिखो, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, लीनियर का एवरेज होता है, समझ गया ना, कहीं इंटीग्रेशन नहीं, एवरेज इज इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो यहां देखो 3b/2 प्लस b/2, 4b/2/2, तो 3b/2 प्लस b/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू b2 माइनस b1, 3b/2 माइनस ए एवरेज फोर्स इंटू आर, आर का एवरेज होता है r1 प्लस r2/2, तो r1 प्लस r2/2 और डिस्प्लेसमेंट होता है r2 माइनस r, प्लस अगला फोर्स है ए बी, और यहां पे तो कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं, केवल डायरेक्शन है, डायरेक्शन से सेंट्रल हो गया, ए बी इज अ कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट होता है तो सीधा r2 माइनस r1 विच इज 3b/2 माइनस। तो ये वर्क डन हमने अलग कैलकुलेट करा, ये वर्क डन हमने अलग कैलकुलेट करा, बट दिस पार्ट हैज अ लीनियर फंक्शन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, दिस पार्ट हैज नो फंक्शन ओनली कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा ना। तो मैंने इंटीग्रेट कर, फंक्शन कितना खतरनाक था, 2 कौड़ी का फंक्शन बना के उसको तुरंत ही उड़ा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना और सॉल्व करके चेक देख लेना कहां से कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे ये 3b/2 प्लस b/2 यानी 4b/2 है, 4/4 करेंगे तो b आ जाएगा, ये b और ये भी b, तो आंसर है माइनस ab² प्लस यहां पर भी प्लस ab², तो माइनस ab² प्लस ab² मिला के आंसर हो गया 0 इन दिस एग्जाम। ठीक है ना, देयर आर 2 फोर्सेस। ठीक है, जो आ रहा है वो आ रहा है ना। अब देखो इसमें पाथ भी दिया है, v/2 0 से 0 3b/2 अलोंग स्ट्रेट लाइन। हम बोल रहे हैं पाथ नहीं भी दिया है तो भी सेंट्रल फोर्स है, आई डोंट केयर, पाथ है तो ठीक, नहीं है तो भी वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इस तरह के कुछ वेरिएबल फोर्स करे। एक वर्क डन और कैलकुलेट कराता हूं, ये हल, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हमको कैसे पता चला, x और y बराबर क्वांटिटी में दे दिया है, तो जब x के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो x इंक्रीज हो जाएगा, y इंटीग्रेट करेंगे तो y इंक्रीज हो जाएगा, तो विल नॉट बी कंजर्वेटिव फोर्स। एक बार चेक करते हैं, लिखा x² y² i कैप प्लस x² y² j कैप। अगर मैं इसका वर्क डन निकालूं यानी W इज इक्वल टू, तो यहां i कैप की जगह dx, j कैप की जगह dy। अब चुपचाप किनारे पार्शियल इंटीग्रेशन करके देखा तो दिस पार्ट इज गिविंग अस x³ 3 y² एंड दिस पार्ट इज गिविंग अस x² y³ 3। तुमने बोला ये दोनों नॉट सेम, नॉट सेम का मतलब दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो मन में वही का वही इंटीग्रेट, मतलब ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, as soon as you look at the function you will come to know कि भाई ये इधर x इंटीग्रेट करेंगे x³ बन जाएगा, इधर y इंटीग्रेट y³ बन जाएगा, तो they will not be same। तो सेम नहीं है तो ये ऑलरेडी नॉन कंजर्वेटिव हो गया। अब इसमें वर्क डन निकालने के लिए वी नीड टू नो द पाथ, ये बिना पाथ के सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन पढ़ा फिर हमने आगे, अगर ये इंटीग्रेट हो रहा होता और दोनों आंसर सेम आ रहे होते तो वही जो आंसर सेम आया वही वर्क डन हो जाता, फिर उसमें इनिशियल फाइनल पॉइंट रखते तो पाथ लगाया ही नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट आंसर। लेकिन अब मुझे पता चला कि फाइंड द वर्क डन as it moves the particle, we move the particle from A to C along each path ABC, ADC and AC, ABC, ADC and AC। Let us try this question from ABC
फिर तुम लॉजिकली एडीसी और एसी का खुद सॉल्व करना। तो ए बी मतलब एक्स एक्सिस में चलना है, लेकिन इसमें वाई 0 है। फिर हमें वाई एक्सिस में चलना है, तो इसमें एक्स का वैल्यू ए है और वाई का वैल्यू 0 टू ए जा रहा है। तो हम 2 बार सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी सॉल्व करेंगे तो ए टू बी के रास्ते में ओनली एक्स इज चेंजिंग एंड वाई इज ऑलवेज 0। वाई पूरा रास्ते पे 0 है, तो मैंने इन पूरे फंक्शन में वाई को 0 रख दूंगा। अगर मैं वाई 0 रख दूंगा तो फोर्स अलोंग ए बी विल बी 0, क्योंकि यहां भी वाई 0 रख दिया, यहां भी 0 रख दिया, तो वाई का 0 होते ही फोर्स 0 हो गया। फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0। सिमिलरली अब वर्क डन फ्रॉम बी टू सी निकाल रहे हैं, लेकिन बी टू सी में x का वैल्यू इज ऑलवेज a एंड y चेंजिंग फ्रॉम 0 टू a, y फ्रॉम 0 टू a। देखो b टू c जाने में y बदल रहा है, लेकिन x इज a, तो पूरे फंक्शन में x की जगह a लिख देंगे, तो हमारा हो गया a स्क्वायर y स्क्वायर i कैप, आई कैप की जगह dx लिखा, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, इसको इंटीग्रेट करा 0 टू ए, और ये वाला 0 हो गया क्योंकि हम वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, तो x कांस्टेंट है तो dx 0 है, तो dx को 0 रखते ये वाला वर्क डन 0 हो गया। देयर आर 2 पार्ट्स, इसका 0 हो गया, इसका सॉल्व करते हैं, तो वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन होता वाई क्यूब बाई 3, ए रख देंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बाई 3, यानी ए रेज टू पावर 5/3। तो देयर आर 2 वर्क डन, ए से बी का 0 आ गया और बी से सी का एक ए रेज टू पावर 5/3 आ गया। सो टोटल वर्क डन ए बी सी का आया 0 प्लस ए रेज टू पावर 5/3। ये इंटीग्रेशन भी मुश्किल नहीं है, लेकिन पाथ पकड़ लेने से, जैसे अगर ए टू सी डायरेक्टली जाएंगे तो ये पाथ एक्स इक्वल टू वाई वाला पाथ है, तो यहां पे जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है वहां वाई हटा के एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, मतलब एक्स लिख दूंगा, तो एक्स का पावर 4 आई कैप हो जाएगा, और यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स हटा के वाई लिख देंगे। तो अलोंग पाथ एसी पूछा जाए तो x इक्वल टू वाई रिप्लेस करेंगे तो फोर्स हो जाएगा x का पावर 4 आई कैप प्लस y का पावर 4 जे कैप। अब इसका वर्क डन निकालेंगे तो x का पावर 4 dx प्लस y का पावर 4 dy। अब ये इंटीग्रेशन आराम से 0 टू a हो जाएगा। तो अगर पाथ दिया है तो x और y आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाने से हम जो डिस्प्लेसमेंट पे चलना चाहें उसमें एक ही वेरिएबल रह जाता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन दिया होता कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, ऐसा फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, तो उसमें 0,0 भी आ रहा होता और a भी आ रहा होता, एक्स स्क्वायर बाई ए, ऐसे एक पाथ बनाए ऐसे ये, और ये पाथ को लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, तो x का वैल्यू a डालेंगे तो y का वैल्यू भी a आएगा, ऐसे करके पैराबोला चलेगा। तो जब y होगा तो y को रिप्लेस करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई ए, यहां पर y को रिप्लेस करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई ए, और यहां पे x को रिप्लेस करके लिख देंगे ए वाई, तो दोनों इंटीग्रेशन आराम से हो जाएंगे। रिप्लेस करने का इक्वेशन दिया होगा उसी को पाथ बोलते हैं। तो अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, नॉट सेम आ रहा है, नॉन कंजर्वेटिव लिखो, देन यूज गिवन पाथ। कौन सा पाथ? जो क्वेश्चन में दिया है वही पाथ का इक्वेशन से x और y को एलिमिनेट करो और फिर सॉल्व करो। और अगर कंजर्वेटिव निकला तो अरे निकला तो फिर तो जो सेम आया वही आंसर हो गया भाई, सॉल्व मत करो, हो गया खत्म, नमस्कार। ऐसे तो हमने आज जो है कुछ अलग अलग टाइप के फोर्सेस के वर्क डन देखे, इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टाइम वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट वर्क एनर्जी थ्योरम में घुसने के पहले जितने तरह के वर्क हैं वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन लीनियरली वेरिएबल फंक्शन में इंटीग्रेट करने की हमें जरूरत नहीं। जैसे देखो ये सवाल देखो, वैसे ये क्वेश्चन कुछ और था लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली ऐसा बना दिया कि हमको मान लो वर्क डन निकालना है किसी भी हाइट तक, तो लिखा हुआ F इज इक्वल टू 1 माइनस ए वाई एम जी। इसमें y खुद हाइट है, y हाइट है, वहां तक कहीं तक जा रहा है, मान लो किसी h हाइट तक जाना है,
तो क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर जाने का वर्क डन बताओ, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, किसी हाइट एच का। तो हमने बोला यार देखो ये y का लीनियर फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वही है, तो फोर्स इज लीनियर फंक्शन। तो दिमाग क्या लगाया कि फोर्स का इनिशियल वैल्यू लिख लेते हैं, तो y की जगह इनिशियली ग्राउंड पे है तो 0 लिख दिया, तो y की जगह 0 रखेंगे तो फोर्स का इनिशियल वैल्यू है 2mg, और y की जगह y रखेंगे तो फोर्स का फाइनल वैल्यू, y की जगह h रखेंगे तो फोर्स का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 2 1 माइनस AH mg। तो हमारा एवरेज फोर्स हो गया F1 प्लस F2/2, और जितना डिस्प्लेसमेंट है, अभी 0 से h हाइट तक जा रहे हैं तो h डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन आ गया, F1 F2 का वैल्यू डाल दो, आंसर आ। मतलब इंटीग्रेट नहीं भी करना पड़ता है अगर लीनियर फंक्शन, ठीक है ना। इसको वर्क एनर्जी में देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। ये फ्रिक्शन वाला भी कर लिया, ये वाला भी हम कर सकते हैं, वाला भी हो गया वर्क एनर्जी। एक सवाल और था, एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा नहीं, वो वर्क एनर्जी थ्योरम में ही है। तो जैसे मान लो ये इस क्वेश्चन में लिखा फोर्स का वैल्यू है F0 1 माइनस x/L, और डिस्प्लेसमेंट दिया है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। तो आपने बोला 0 टू L जाने का डिस्प्लेसमेंट तो L ही है, लेकिन फोर्स लीनियरली वेरिएबल है, पावर 1 पर फंक्शन है, तो x इक्वल टू 0 डालेंगे फोर्स F0 आ जाएगा, x इक्वल टू L डालेंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एवरेज फोर्स हो गया 0 प्लस F0/2। लीनियर है, लीनियर, और डिस्प्लेसमेंट है 0 टू L, L। आंसर क्या हो गया, F0L/2। जब तक लोग देखेंगे तब तक तुम आंसर लिख के घर चले जाओगे, बोलोगे हो गया भाई, नमस्कार, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे इस पे, ठीक है। अच्छा, नमस्ते सर। Thank you so much. Thank you.